इस वाले में देखते हैं हम जनरल साइंस के, जिसमें 24 क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं आपके पेपर में, 20% मार्क्स। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, बी कीपिंग इज आल्सो कॉल्ड एज, 2018 का ही पेपर देख रहे हैं। बी कीपिंग यानी कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है एपीकल्चर। इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम यही बात बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड है सेरीकल्चर। बेसिकली सेरीकल्चर क्या होता है? जो रेशम के कीट होते हैं, रेशम के कीड़े होते हैं, उनको पालने को कहते हैं हम सेरीकल्चर। दूसरा यहाँ पर पिसीकल्चर। पिसीकल्चर क्या है? ये मछली पालन के लिए आता है। ठीक है, मछलियों की खेती करते हैं यहाँ पर। कई बार आपने देखा होगा यूट्यूब वीडियोस वगैरह में, जहाँ कई खेत होते हैं जहाँ पर मछलियों को पाला जाता है, तो बेसिकली वो मछली की खेती बोलते हैं उसको। ठीक है, इसके बाद है एक आपके एक्वाकल्चर। ये जो वर्ड है एक्वाकल्चर, बेसिकली ये एक्वा फार्मिंग के लिए यूज किया जाता है। तो बी कीपिंग लिए क्या हो गया? एपीकल्चर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इन लीटर एल सच दैट 1 लीटर इन इज इक्वल टू। देखो यहाँ पर डी एम क्यू, एम एम क्यू, सी एम क्यू, एम क्यू, ये क्या है? मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर में इतना कितने मीटर क्यूब होता है। तो पहली बात तो वॉल्यूम की यूनिट 3 में होगी। ठीक है, कोई भी हो सकती है। अब दूसरी बात इसमें क्या है कि आपको ये पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि 1 मीटर क्यूब का जो बॉक्स है, यानी 1 मीटर ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई का, उसमें कितना पानी आ सकता है? उसमें 1000 लीटर पानी आ सकता है। अब जब ये बात ख़त्म हो गई तो सिंपल से यहाँ से निकल के आ गया कि 1 लीटर बराबर के 1000, 1/1000 मीटर क्यूब। बस इतना सॉल्व कर लिया आपने तो ये क्वेश्चन यहाँ से हो गया। ये क्या आ गया यहाँ से? देखो 1/1000 मीटर क्यूब, इसका मतलब क्या हो गया? सिंपल सी बात है, इसको हम बोल देंगे 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, क्या बोल देंगे? 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 एल। अब 1 डेसीमीटर को अलग से मैं क्या लिख दूँ? अगर ऐसे लिखना चाहूँ, मीटर अपॉन में 10, 1 मीटर अपॉन में 10, तो इसको लिख सकता हूँ 1 डेसीमीटर मतलब मीटर का 10th पार्ट। ये बात ध्यान रखना। ठीक है जी। सेंटीमीटर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, सेंटी लिखा हुआ है यानी कि 1 मीटर का 100 पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं। इसमें ये तो क्वेश्चन हो गया ना, फोर्थ ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स टिश्यू इज ए लिविंग टिश्यू। इनमें से कौन सा पादप उत्तक एक सजीव उत्तक जैसा है? ये जो है ना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन वास्तव में साइंस का डीप क्वेश्चन है, उसका आंसर है ये। ठीक है, ये वर्ड मैंने भी नहीं सुना। मैं इसमें कुछ गड़बड़ नहीं बताऊंगा, लेकिन ये वर्ड मैंने भी नहीं सुना है आज तक। अब इसमें कुछ एक वर्ड्स हैं जैसे कि ये दिए हुए हैं, हालांकि इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। इसमें पहला ये वर्ड है, इसका मतलब होता है कि ये एक बेसिकली क्या है, एक इसको बोलते हैं दृढ़ोत्तक। ठीक है, दृढ़ोत्तक बोलते हैं। दृढ़ोत्तक, जो साइंस वाले बच्चे होंगे, बायो वाले, वो अधिकतर समझ पाएंगे इस वर्ड को। इसका मतलब होता है दृढ़ोत्तक। और ये दूसरा वर्ड जो है, इसको बोलते हैं वाहिनिका। वाहिनिका। ठीक है, और ये तीसरा जो वर्ड है, इसको बोलते हैं फ्लोएम फाइबर, सेम। ओके, अब इसके बाद कुछ एक इम्पॉर्टेंट इसमें लाइन भी हैं, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि न देखो कुछ क्वेश्चन आप छोड़ के भी आओगे। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। मैं बस बता रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन पेपर में उनका अगर कोई सिमिलर सॉल्यूशन हो सकता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में आईएमएफ वगैरह के बारे में बताया, तो हो सकता है वो क्वेश्चन आपको पेपर में मिले, और वो जनरल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जिनको आप अच्छे से समझ सकते हो, याद कर सकते हो। लेकिन कई क्वेश्चन हैं जो आपकी स्ट्रीम से नहीं हैं, तो थोड़ा आपको उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग देयर न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड क्रॉप इन टर्न एस। यहाँ पर बोला है खाद्य फसलों की, ठीक है, पोषण गुणवत्ता में सुधार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन। ओके जी। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, मैं वो बता देता हूँ। बेसिकली क्या है इसमें, बायोफोर्टिफिकेशन क्यों किया जाता है? ताकि जो प्रोटीन है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, गुणवत्ता बढ़े। ठीक है, विटामिन उसमें इम्प्रूव हों, उसमें पोषक तत्व हैं उनकी वृद्धि हो। तो उसके लिए ये जो है, ये प्रोसेस को कहा जाता है बायोफोर्टिफिकेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें है, इन हाइड्रो पावर प्लांट विच एनर्जी ऑफ वाटर इज़ यूटिलाइज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यानी जल विद्युत संयंत्रों में जल की किस ऊर्जा का उपयोग बिजली बनाने के लिए करते हैं? तो वो है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का? mgh। ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी का 12
वी स्क्वायर, ये होती है काइनेटिक एनर्जी। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोडक्ट यूज्ड इन डेली लाइफ इन इज़ नॉट ए कार्बन कंपाउंड, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट जो है वो कार्बन कंपाउंड नहीं है। तो देखो भाई, खास बात यह है, मिनरल ऑयल इसमें भी कार्बन, घी में भी कार्बन, आप कई बार जलाते हो तो ब्लैक हो जाती है चीज़, ठीक है। टेबल शुगर इसमें भी कार्बन होता है, पूरा शुगर ग्लूकोज वगैरह सब में कार्बन होता है, फ्रक्टोज वगैरह। साल्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, ये Cl है क्लोरीन, इसको गलती से कार्बन और अलग से एल में समझ लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साल्ट, जिसमें कार्बन कंपाउंड नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये बोल रहा है विच टाइप ऑफ मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ पेशेंट टीथ, यानी कि जो दंत चिकित्सक है वो किस प्रकार के दर्पण का यूज करता है ताकि रोगी के दांतों को बड़े रूप से देख सके, ठीक है। तो बेसिकली वो कौन से लेंस होते हैं, वो होते हैं कन्वर्जिंग, यानी कि अभिसारी लेंस होते हैं, अभिसारी, ये हिंदी में भी पेपर आएगा, अभिसारी लेंस होते हैं। ओके, टेस्ट सीरीज एक हमने अवेल करा कि आपको 12 टेस्ट हैं, उसमें 12 टेस्ट मिलेंगे, प्लस के प्रीवियस ईयर पेपर को भी इंक्लूड किया गया है। दूसरा इसमें ये है कि रैंकिंग सिस्टम है, आपको रैंक पता लग जाएगी, और प्रॉपर तरीके से वहाँ पर नोट्स भी अवेलेबल हैं फ्री। तो प्रॉपर तरीके से उनको पढ़ो, समझो और देन एग्ज़ाम में फ़ाइट करो, समझे। अब इसमें नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को करते हैं, विच इज़ द मोस्ट अबेंडेंट गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो भाई वो है नाइट्रोजन, 70% ऑलमोस्ट नाइट्रोजन जो है वो हमारे अर्थ पे पाई जाती है, 78%, ठीक है। और हमारे सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम नाइट्रोजन से जो है बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जो नाइट्रोजन या फिर वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस हैं, उनसे हम पानी बना सकते हैं, ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, उनसे हम और कुछ चीज़ें कर सकते हैं। तो वो जो है ये इस प्रकार एक सजेशन दे रहे हैं, जो बाहर जो वैज्ञानिक हैं वो बस देख रहे हैं, समझ में आई बात, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। अब इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए कार दैट मूव 80 किलोमीटर इन 2 हावर। बताओ, कमाल की बात कर रहा है कि 2 घंटे में 80 किलोमीटर कार चल रही, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी बताओ। सिंपल सी बात है, 2 का डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट इन बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर में इनमें से कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता। तो भैया देखो, एक बात बता देते हैं पहले, अगर आपको बेकिंग पाउडर का अगर फॉर्मूला पता है तो आप इजीली इसको बहुत अच्छे से कर पाओगे इस क्वेश्चन को। देखो, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। कहीं पे भी नाइट्रोजन दिख रहा है, नाइट्रोजन सिंपल N होता है, इसको गलती से नाइट्रोजन मत समझ लेना, ये होता है सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन देन कार्बन देन O, ठीक है, ऑक्सीजन, ओ सॉरी ओ जो है, हाँ ऑक्सीजन, ठीक है। ये बाद में टूट जाएगा किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में, किस में टूट जाएगा ये, एक तो टूट जाएगा आपके H2O में, एक टूट जाएगा आपके NaCl में, एक टूट सॉरी ये टूट जाएगा आपके सोडियम लवण होगा ये, ठीक है, H2O कार्बन डाइऑक्साइड। अब कौन बच गया, 2O3H2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर एक सोडियम लवण और आएगा, ठीक है, सोडियम लवण आएगा बेसिकली। तो नाइट्रोजन कहीं नहीं होगा, सोडियम होगा, नाइट्रोजन होगा, वो सॉरी सोडियम होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, तो नाइट्रोजन कहीं नहीं होगा, तो यहाँ नॉट प्रेजेंट आएगा ना, उस कंडीशन में आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द डिक्रीज इन द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई विद एज इज टर्म्ड एज, यानी कि आयु के साथ आँख की जो क्षमता होती है, ठीक है, उसकी कमी को निम्न में से किससे बताते हैं। ये बताते हैं पेरिसोफोबिया, यानी कि जरा दूरदृष्टि दोष। ये बात समझ में आई। अब इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट में वैसे कुछ और पॉइंट भी हैं, जैसे कि आपके दूरदृष्टि, ये हाइपरमेट्रोफोबिया, इसको क्या बोलते हैं, ये जो दूर की चीज़ें हैं वो स्पष्ट रूप से दिख जाती हैं, लेकिन पास की वस्तु इसमें दिखाई नहीं देती। अब यहाँ है मायोपिया, मायोपिया में क्या होता है कि जो आपके पास की वस्तुएं हैं वो दिखाई दे जाती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती इस कंडीशन में। ये है आपके एस्टिग्मेटिज्म, इसको बोलते हैं अबिंदुकता, यानी कि इस केस में क्या हो रहा है कि जो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर लाइन होती है ना,
उसमें हम बेसिकली अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते कि इसमें से 36 लाइन कौन सी है, ऊर्ध्वाधर कौन सी है। समझ में आ रहा? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शियस इजेंट कॉसेस मलेरिया। ठीक है, मलेरिया का जो संक्रामक जो मलेरिया एक संक्रामक कारक है। ठीक है, मलेरिया का जो जिसके कारण से मलेरिया होता है वो कौन सा कारक है? फंगई के कारण मलेरिया होता है, या बैक्टीरिया के कारण होता है, या फिर प्रोटोजोआ के कारण होता है, या वायरस के कारण होता है? तो ये आप नोट कर लो कि प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है, मलेरिया होता है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर बायोस्फीयर, यानी कि जो हमारा जीव मंडल है उसका एक जीव घटक क्या है, कौन सा हमारे जीव मंडल का एक जैविक घटक है। बायोटिक कंपोनेंट ऑफ आर बायोस्फीयर, तो कौन सा है? वो है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जो है वो हमारा एक बायोटिक कंपोनेंट है, किसका? हमारे बायोस्फीयर का, हमारे जीव मंडल का एक क्या है, बायोटिक कंपोनेंट, माइक्रो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इसमें देखो, सनलाइट, एयर, सॉइल, ये वैसे ही आप अलग कर सकते थे अगर चाहें तो। ये कह रहा है कि दी एलिवोली इन ह्यूमन बीइंग आर पार्ट ऑफ द सिस्टम फोर, यानी मनुष्य में एलिवोली प्रणाली का हिस्सा इनमें से कौन सा है? तो वो है श्वसन, रेस्पिरेशन। क्या है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है वो एक एलिवोली प्रणाली का हिस्सा है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, द न्यूक्लियाई ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट हैव ए न्यूट्रॉन। निम्न में से किस तत्व में के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? ठीक है, न्यूट्रॉन नहीं होता। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपसे अगेन एंड अगेन पूछा जा सकता है। और एक बात याद कर लो कि जो हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं 3, उनमें से ड्यूटेरियम में एक हाइड्रोजन परमाणु होता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन परमाणु होता है और एक होता है ट्रिटेरियम। ठीक है, ट्रिटियम बोलते हैं इसको। इसमें 2 हाइड्रोजन एक न्यूट्रॉन होता है अलग से। बेसिकली एक हाइड्रोजन परमाणु होता है तो एक न्यूट्रॉन भी होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें 2 जो है न्यूट्रॉन होते हैं, 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन जो यहाँ पर प्रोटियम की बात की गई है, ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। और प्रोटियम जो लिखा हुआ वो इसका एक पार्ट है, एक समस्थानिक है 3 में से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो ड्यूटेरियम में होता है 1 न्यूट्रॉन और ट्रिटियम में होता है 2 न्यूट्रॉन। और वहीं यहाँ पर हाइड्रोजन के प्रोटियम में कितने होते हैं, 0 न्यूट्रॉन। तो ये आप याद कर लेना। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, The modern periodic table is based on which of the following properties of an element। जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है उसके एक तत्व में निम्नलिखित में से किस गुण पर आधारित है? जो आधुनिक वाली या मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है वो इज़ बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट। किस पर बेस्ड है? बेसिकली वो बेस्ड है एटॉमिक नंबर पर। एटॉमिक नंबर पर उसको व्यवस्थित किया गया है। ठीक है जी। और इसके साथ आपसे पूछी जाए इसमें कितने जो हैं समूह हैं, तो वो हैं 18 और 7 जो हैं वो आपकी अवधियाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अमोनिया इनटू नाइट्रेट, उसको क्या कहते हैं? जिस प्रोसेस में अमोनिया से नाइट्रेट बनता है, अमोनिया से नाइट्रेट, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को बोलते हैं भाई नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन यानी नाइट्रीकरण। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज़ नॉट एसिडिक। इनमें से कौन सा सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक नहीं है, यानी कि अम्लीय नहीं है। अब देखो, एक पहली बात तो ये अम्लीय नहीं है, यानी कि ये क्षारीय हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। टैप वाटर क्या है? न्यूट्रल। ठीक है, या फिर एसिडिक, एसिडिक नहीं होगा, टैप वाटर न्यूट्रल हो जाएगा। हल्का क्षारीय भी आप हल्का उसकी तरफ भी कह सकते हो, थोड़ा एसिडिक की साइड। विनेगर तो एसिडिक है ही है। लेमन जूस ये भी अम्लीय है। ये तीनों क्या हो जाएंगे, आपके दूसरी साइड हो जाएंगे। लेकिन ब्लड जो है ना वो आपके क्या होगा, थोड़ा क्षारीय होगा, हल्का क्षारीय। ये भी आपका किस में आएगा, न्यूट्रल या फिर एसिडिक में आ जाएगा। लेकिन ब्लड क्या होगा, कम्प्लीटली जो है ना वो बेसिक होगा, वो हल्का क्षारीय होगा। उसका पीएच भी जो है ना 7 से क्या होता है, 7 से ज़्यादा होगा। लेकिन बाकी तीनों का जो पीएच है वो क्या होगा, 7 से कम होगा। तो जिनका 7 से कम पीएच होता है वो क्या होते हैं, अम्लीय। और जिनका 7 से ज़्यादा पीएच होता है वो क्या होते हैं, क्षारीय। अब इसके बाद यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन ने किसका सिद्धांत दिया? ठीक है,
तो ये क्वेश्चन है, ये है एवोल्यूशन का विकासवाद। तो इस क्वेश्चन को इसकी तर्ज पे मैं एक सेशन प्रोवाइड कराता हूँ आपको मॉर्निंग में 10 बजे, और इस पे जो है आप इस सेशन में टॉप 50 क्वेश्चंस जो हैं आपके CRM के, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, साइंस के और नॉलेज के, जनरल नॉलेज के, इन सभी क्वेश्चंस को कंबाइंड किया हुआ इसमें। और आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके 2017 और 16 और 18 से मैच कर रहे हैं, मतलब सिमिलर क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ न्यूटन्स लॉ एक्सप्लेन द रिकॉइलिंग ऑफ ए गन व्हेन ए बुलेट इज़ फायर्ड। जब हम एक गोली चलाते हैं तो न्यूटन का कौन सा नियम जो है बंदूक के पीछे हटने की क्या करता है, एक्सप्लेनेशन देता है, व्याख्या करता है। तो न्यूटन का तीसरा नियम ऐसा करता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। गोली चलाओगे तो बंदूक क्या होगी, झटका मारेगी पीछे। बात समझ में आई। इसके बाद देखो न्यूटन के पहले नियम की बात करें तो न्यूटन का पहला नियम आपने अगर पढ़ा हो तो शायद जो है इसमें क्या होता है कि अगर जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, अगर जब तक हम इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगी, और ये आगे नहीं बढ़ेगी, या फिर ये वस्तु आगे बढ़ी हुई है, चल रही है, और जब तक हम इसको रोकेंगे नहीं तब तक ये रुकेगी नहीं। तो बेसिकली क्या है, ये जो लॉ है इसको बोलते हैं हम जड़त्व का लॉ, ठीक है, जड़त्व का लॉ। एक दूसरी बात है इसमें क्या होता है, यहाँ पर क्या हुआ, सेकंड जो लॉ है, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये तो अलग चीज़ है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली जब कोई पर्सन क्या हो, एक फॉर एन एग्जांपल एक फील्डर क्या करे, एक गेंद को पकड़ ले, अपने हाथ में एक गेंद को पकड़ ले, और उसका हाथ क्या ऑटोमेटिक पीछे चला जाएगा, किसकी वजह से, वो संवेग को क्या करेगा, जीरो करने की कोशिश करेगा, उस जो गति है उसको जीरो करने की कोशिश करेगा। तो इसको बोलेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, संवेग का नियम। नेक्स्ट इसमें आते हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा कि द अर्थ अट्रैक्ट द मून टूवार्ड इटसेल्फ, द अर्थ एंड द मून बोथ अट्रैक्ट ईच अदर, ओनली द मून अट्रैक्ट द अर्थ टूवार्ड इटसेल्फ, या फिर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। तो बेसिकली जो ग्रेविटेशन लॉ है वो ये कहता है कि जो अर्थ है और जो मून है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ ये नहीं होता कि अर्थ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है या फिर मून, नहीं, यहाँ पर दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कौन ज़्यादा करता है कौन कम करता है वो बात एक अलग है, लेकिन अट्रैक्ट दोनों करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एन एनिमल सेल। किसी जंतु कोशिका में इनमें से क्या चीज़ अनुपस्थित होती है, तो भैया वो होती है सेल वॉल। शेल वॉल नहीं होती किसी भी जंतु कोशिका में, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें द ह्यूमन वायरस, एक बार देख लेना इस वर्ड को, ठीक है, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HTV इन्वेड्स एंड डैमेज द, इसका मतलब आई थिंक होता है, इसका कोई मतलब नहीं है, एक वायरस ही है तो आई थिंक इसको इसी वर्ड में लिखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमला करता है और नुकसान पहुंचा देता है, तो वो कौन सा होता है, वो होता है इम्यूनी सिस्टम, यहाँ पर वैसे मेंशन है, ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा को मापने वाला एक उपकरण कौन सा है। तो कौन सा उपकरण मापता है, तो वो मापता है अमीटर, ठीक है जी।